ठीक है, तो अपन आज टीपी में सेक्शन 94 से स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 94 क्या कह रहा है? सेक्शन 94 कह रहा है कि मध्यवर्ती जो बीच वाला बंधकदार होता है उसके क्या अधिकार होंगे। तो इसको एक उदाहरण से समझते हैं कि जैसे ए है, ए के पास में कोई प्रॉपर्टी है, कोई प्रॉपर्टी है, वो उस प्रॉपर्टी को क्या है, पहले बी को, फिर सी को, फिर डी को, फिर ई को, एफ को, ऐसे करके 4-5 व्यक्तियों को बंधक रख देता है। तो वो बी सी डी ई एफ जो भी क्या हुए वो बंधकदार हो गए। तो इसको 94 को क्या बोलते हैं? चोटी का सिद्धांत बोलते हैं। चोटी का सिद्धांत बोलते हैं कि जो पूर्वबंध है उसमें सबसे पहले वाले बंधकदार, जैसे 20 को सबसे पहले उसने बंधक दी, तो पूर्वबंध कराने का पूर्वबंध का वाद जब भी लेके आएगा तो सबसे पहले वाला बंधकदार लेके आएगा। सबसे पहले जैसे बी को वो पूर्वबंध का करवाएगा, फिर सी करवाएगा, फिर डी करवाएगा, ऐसे पूर्वबंध हमेशा ऊपर से नीचे की ओर आता है। ठीक है, अब मोचन करवाना चाहता है, मान लो कोई मोचन, यहां पर बंधकदार ही करवाएंगे। क्यों करवाएंगे? सेक्शन 91 जो बताया था विधिक प्रत्यासन वाला, सेक्शन 91 में बताया कि बंधककर्ता के अलावा और कौन कौन व्यक्ति है जो बंधक का मोचन करवा सकते हैं। तो उसका 91 का फर्स्ट पॉइंट ए है, वो ये कह रहा है कि जो बंधक संपत्ति में कोई हित रखता है या कोई भार रखता है, वो भी बंधक संपत्ति का मोचन करवा सकता है। ठीक है, इस लाइन का मतलब कि जहां पर कोई एक प्रॉपर्टी कई व्यक्तियों के पास बंधक रख दी, तो वो सारे के सारे बंधकदार उस प्रॉपर्टी में हित तो रखते ही हैं। अब बंधककर्ता को क्या है, मोचन कराने के लिए मान लो उसके पास पैसे ही नहीं है और उस बंधककर्ता ने अपनी प्रॉपर्टी बी सी डी ई एफ को बंधक रख दी। तो अब एफ सबसे जो लास्ट वाला बंधकदार है, उसको ये राइट है कि वो पहले बी का, फिर सी का, फिर डी का मोचन करवा सकता है। तो यहां पर ऐसा नहीं है कि मोचन में सबसे पहले वो आ जाए। ए बी मोचन नहीं करवा सकता सबसे पहले, मोचन नीचे से ऊपर की ओर चलेगा। चोटी जैसे खोलते हैं तो नीचे की ओर से खोलते हैं, और जब चोटी बांधते हैं तो ऊपर की ओर से बांधते हैं। तो इसको याद रखना है कि पूर्वबंध यानी चोटी को बांधना हमेशा ऊपर की ओर से आएगा। पूर्वबंध का वाद कौन लेके आएगा? सबसे पहला बंधकदार होगा वो लेके आएगा, बी, फिर उसके बाद सी, ऐसे चलेगा। और जब मोचन कराने का बात आती है तो वो सबसे लास्ट वाला बंधकदार, एफ बंधकदार है या ई बंधकदार है, जो भी लास्ट वाला होगा उसको ये अधिकार होते हैं। ठीक है, उसको ये अधिकार होते हैं। तो सेक्शन 94 कह रहा है कि मध्यवर्ती बंधकदार को क्या अधिकार होंगे। इसमें जो बैरेक्ट की लैंग्वेज है उसमें सिर्फ यही आ रहा है कि जो भी कोई एक बंधककर्ता ने अपनी प्रॉपर्टी कई व्यक्तियों के पास बंधक रख दी, यानी एक से अधिक बंधकदार हैं, तो वहां जो मिडिल में जो मॉर्गेजी होगा, उस बंधकदार होगा, जो मध्यवर्ती बंधकदार होगा, उसको ये अधिकार है कि वो उसके नीचे से जो भी बंधकदार है, यानी जैसे बी सी डी एफ ई एफ को रखी, तो मिडिल में कौन आ रहा है? डी आ रहा है, डी बंधकदार आ रहा है। तो डी बंधकदार को पूर्वबंध के बारे में वो सारे अधिकार होंगे, यानी डी सबसे मिडिल वाला है तो वो पूर्वबंध करवाएगा, तो ई और एफ से पहले करवाएगा। ई और एफ यानी बाद वाले बंधकदारों से पहले करवाएगा। तो और मोचन करवाएगा तो डी का अधिकार बी और सी के पहले आएगा। समझ आया कि इसकी लैंग्वेज पढ़ने में सिर्फ इतनी बात लिखी है कि मध्यवर्ती जो बंधकदार होता है उसको अपने से बाद वाले जो
बंधकदार है यानी पश्चातवर्ती जो बंधकदार है उनके विरुद्ध वो सारे अधिकार होंगे जो बंधककर्ता के विरुद्ध होते हैं, जो बंधककर्ता के विरुद्ध होते हैं। यानी प्रत्यासन वाली बात आ रही है इसमें कि जो लास्ट वाला मध्यवर्ती जो मोचन करवा लेता है, मान लो तो उसको पहले वालों ने मोचन करवा लिया तभी तो वो बंधककर्ता की स्थिति में आ गए, बंधकदार बने हैं वहां पर। ठीक है, तो इसमें याद ये रखना है, इसको चोटी का सिद्धांत बोलते हैं। इसमें रिडम अप यानी मोचन और फोरक्लोजर यानी जप्ती, दोनों पूर्वबंध और मोचन दोनों का इसमें जॉइंट किया हुआ है। वैसे मोचन के लिए सेक्शन 91 का ए भी बता रहा है, ये इसमें जुड़ा हुआ आएगा कि वो मध्यवर्ती या जो लास्ट वाला सबसे लास्ट वाला जो बंधकदार है वो मोचन क्यों कराता है, वो बंधकदार होते हुए भी प्रॉपर्टी का मोचन क्यों करा रहा है, वो इसलिए करा रहा है क्योंकि बंधक संपत्ति में उसका कोई हित निहित होता है, हित होता है तभी तो वो मोचन करवा सकता है। इसको बोलते हैं प्रत्यासन, विधिक प्रत्यासन बोलते हैं। ठीक है, फिर आ रहा है सेक्शन 95 कि मोचन कराने वाले सह बंधककर्ता को व्यय पाने का अधिकार। 92 सेक्शन 92 में बताया है कि एक प्रॉपर्टी के कई मालिक हैं, मान लो 2-4 व्यक्ति मालिक हैं और उनमें से एक व्यक्ति जो सह स्वामी है उनमें से एक व्यक्ति ने क्या है प्रॉपर्टी को बंधक रख दिया, तो वो भी क्या है सह बंधककर्ता हो गया, सह बंधककर्ता हो गया। एक प्रॉपर्टी के 4 मालिक हैं, 4 स्वामी हैं और उन 4 में से किसी एक ने उस प्रॉपर्टी को क्या है बंधक रख दी, तो वो सारे के सारे चारों क्या हो गए सह बंधककर्ता हो गए। तो उन सह बंधककर्ताओं को अधिकार है कि वो अपनी प्रॉपर्टी का मोचन करवा सकते हैं। मान लो ए ने रखी प्रॉपर्टी बंधक तो, लेकिन बी उसका मोचन करा सकता है, सी भी मोचन करा सकता है, डी भी मोचन करा सकता है क्योंकि वो सह बंधककर्ता हो गए। अब मान लो बी सी डी तीनों में से कोई एक व्यक्ति मोचन करवा लेता है, वो उस प्रॉपर्टी का बंधक से मुक्त करवा लेता है, तो मुक्त कराने के बाद में जो उसको खर्चे लगे या बंधक धन चुकाने में जो पैसे खर्च हुए वो खर्चे वो किन से प्राप्त करेगा, वो उन तीनों से, जो शेष तीनों बचे हैं उनसे, उनके अंशों के अनुपात में उनसे वसूल करेगा। मान लो 1/4 एक प्रॉपर्टी में 1/4 चारों का हिस्सा है, तो उसने 1/4 एक हिस्से वाले ने बी ने उस प्रॉपर्टी का क्या है मोचन करवा लिया, तीनों के हिस्से का भुगतान उसने कर दिया। तो बाद में जब उसको पैसे चुकाएंगे, ए सी डी पैसे चुकाएंगे, तो ए सी डी 1/4 हिस्सा है सबका, तो वो अपने 1/4 हिस्से के अनुसार 1/4 के हिसाब से भुगतान कर देंगे। उसका भी तो 1/4 हिस्सा था उस प्रॉपर्टी में, यानी मान लो उसने 10,000 रुपये चुकाए हैं, 10,000 चुकाए हैं तो उसको 7,500 रुपये ही मिलेंगे क्योंकि 2,500 का जो हिस्सा था वो उसका भी हिस्सा था, यानी अनुपात के अनुसार उनका बंधक धन का भुगतान बाकी जो शेष बंधक करता है वो भुगतान कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट आ रहा है 96 सेक्शन 96 के हक दस्तावेजों के निक्षेप पे का बंधक, यानी ये जो सादा बंधक से संबंधित जो भी प्रोविजन पिछले हमने पढ़े थे कि जो सादा बंधक में लागू होते हैं, सादा बंधक की लागू पढ़े हमने कि बंधककर्ता के अधिकार क्या है, बंधकदार के अधिकार क्या है, उसकी ड्यूटी क्या है, या कोई बंधक धन भुगतान नहीं करता तो उनको क्या क्या राइट प्राप्त होंगे, वो जो भी सारे सेक्शन हमने पीछे पढ़े वो हक दस्तावेजों पर एज इट इज लागू हो जाते हैं। उस हक दस्तावेजों यानी टाइटल प्रॉपर्टी के जो स्वामित्व से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट है उनको रखकर अगर बंधक किया जाता है तो उसके लिए अलग से कोई प्रोविजन नहीं है, वो सादा बंधक के जो प्रोविजन है वो सारे के सारे हक दस्तावेजों वाले बंधक पर भी लागू होते हैं। इसके बाद में आता है 98
सेक्शन 98 97 रिपील होया हुआ है, ठीक है। 98 कह रहा है विलक्षण बंधकों के पक्षकारों के अधिकार और दायित्व क्या होंगे। जैसा कि सादा बंधक में मैंने बता दिया कि बंधककर्ता के क्या अधिकार होंगे या उसके बंधकदार को क्या क्या उपचार प्राप्त है। तो विलक्षण बंधक जहां भी होता है, कौन सा होता है विलक्षण बंधक, सेक्शन 58 के एफ में दिया हुआ है, सेक्शन 58 के एफ में दिया हुआ है। यानी कोई ऐसा बंधक जिनमें दो बंधकों के गुण या लक्षण मिलते हैं, वो होता है विलक्षण बंधक। तो विलक्षण बंधक जहां भी किया जाता है वहां पक्षकारों के, दोनों पक्षकारों बंधककर्ता और बंधकदार दोनों के अधिकार क्या होंगे, उनकी ड्यूटी क्या होगी, वो बंधक विलेख में लिख लिया जाता है कि बंधककर्ता के ये अधिकार होंगे, ये कर्तव्य होंगे, बंधकदार के ये अधिकार होंगे और ये कर्तव्य होंगे। यानी वो क्या है, उस जो बंधक विलेख तैयार किया जाता है उसमें एज इट इज लिख लिया जाता है, वो ही उनके तय हो जाते हैं। और अगर बंधक विलेख में नहीं लिखा जाता है तो वहां की, जहां पर बंधक हो रहा है वहां की स्थानीय प्रथा या वहां की स्थानीय रूढ़ी क्या है, प्रथा क्या है, उसके अनुसार निर्धारित कर लिए जाते हैं कि बंधककर्ता के क्या अधिकार कर्तव्य होंगे और बंधकदार के क्या अधिकार कर्तव्य होंगे। वैसे तो क्या है वो उसमें लिख लेंगे, बंधक विलेख में डॉक्यूमेंट में लिख लेंगे, नहीं लिखते तो स्थानीय प्रथा के अनुसार या रूढ़ी के अनुसार तय कर लिए जाते हैं कि क्या क्या होंगे। अब आता है सेक्शन 100। सेक्शन 100 एक अकेला एक सा सेक्शन है जिसमें बता रहा है कि संपत्ति का अंतरण विधि की प्रक्रिया द्वारा भी हो सकता है। टीपी में सिर्फ और सिर्फ ये एक ही सेक्शन 100 है, सेक्शन 100 है, लेकिन ओनली ये एक ही सेक्शन है जहां पर पक्षकारों के कार्यों के अलावा भी विधि के कार्य के द्वारा भी संपत्ति का अंतरण किया जा रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या कह रहा है कि कोई व्यक्ति अपनी स्थावर संपत्ति को पक्षकारों के कार्य के द्वारा या विधि की किसी प्रक्रिया द्वारा या विधि की किसी क्रिया द्वारा दूसरे व्यक्ति को वो धन संदाय करने के लिए बाध्य है, तो वो क्या करता है, अपनी प्रॉपर्टी जो इसकी स्थावर अचल संपत्ति है वो उसको प्रतिभूति बना देता है। जैसे एग्जाम्पल ए बी को पैसे देने के लिए क्या है, या तो पक्षकारों के कार्य द्वारा बाध्य हो गया है, उन दोनों के बीच में कोई संविदा होगी, या विधि का कोई ऐसी क्रिया होगी, प्रक्रिया होगी, यानी न्यायालय की कोई डिग्री आ गई या न्यायालय का कोई आदेश आ गया, या कोई लॉ ऐसी है जो ये कहती है कि ए को बी का भरण पोषण करना है। मान लो विधि का प्रावधान है कि ए को बी का भरण पोषण करना है या ए को बी को मेहर देनी है, ठीक है, या ए को बी का जब तक वो अवयस्क है तब तक उसका भरण पोषण करना है। यानी ये क्या है, विधि तो है, या तो पक्ष ए को क्या है, बी को भरण पोषण करना है या बी को भुगतान करना है, मतलब पैसे देने हैं। अब ए के पास सिर्फ अचल संपत्ति है, तो ए कहेगा कि मेरे पास पैसे नहीं है, वो प्रॉपर्टी जो आय देने वाली है, प्रॉपर्टी क्या है, ए के पास जो है वो अचल संपत्ति जो आय देने वाली है, वो क्या है, बी का जितना भी पैसा भुगतान करना है ए को भुगतान करना है बी को, तो मान लो 10,000 रुपये भुगतान करने या 10 लाख रुपए भुगतान करने बी को। अब उसके पास पैसे नहीं है, वो प्रतिभूति के तौर पे अपनी प्रॉपर्टी क्या है उसको बाहर रख देगा। बाहर रखना यानी वो प्रॉपर्टी में बाहर अधिरोपित कर देता है कि इस प्रॉपर्टी से होने वाली जो आय है, मान लो वो 10 लाख रुपए बी को देने हैं, 10 लाख रुपए बी मांग रहा है, तो वो 10 लाख रुपए उस प्रॉपर्टी से होने वाली आय से ही वसूल करेगा। इसको देखने पे तो लगता है कि ये बंधक है, वास्तव में ये बंधक नहीं है, क्योंकि बंधक होता है तो बंधक विलेख लिखा जाता है।
ये बंधक विलेख नहीं है। और बंधक हमेशा पक्षकारों के कार्यों के द्वारा ही किया जाता है, यानी पक्षकार करते हैं। भार क्या है? पक्षकारों के कार्य द्वारा या विधि की किसी प्रक्रिया द्वारा स्थावर संपत्ति को एज ए प्रतिभूति, एज ए सिक्योरिटी के रूप में अगर कोई व्यक्ति किसी से धन मांगता है तो वो अपनी प्रॉपर्टी, स्थावर संपत्ति को सिक्योरिटी के रूप में उसके पास भार रख देता है। तो ये क्या है? ये जो प्रक्रिया है ये भार कहलाती है। तो इसमें दो व्यक्ति होते हैं, एक तो जिस पर धन देने का जिम्मेदारी है, एक जिसको धन दिया जाना है। तो जो धन प्राप्त करने वाला है या जिसको देने की जिम्मेदारी है, वो क्या करता है? ए धन देने के लिए बाध्य है, बी का अधिकार है धन प्राप्त करना। ए के पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है, कोई पैसा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या है? स्थावर संपत्ति है। तो वो अपनी भूमि, स्थावर संपत्ति को क्या है? एज ए सिक्योरिटी के रूप में बी को दे देता है कि आप जो मेरे में 10 लाख रुपए मांगते हैं वो इस प्रॉपर्टी से होने वाली आय से आप ले लेना। इसकी एक बार देखते हैं तो देखने से ये लगता है कि ये तो क्या है? सादा बंधक है, सादा बंधक हो गया। वास्तव में ये सादा बंधक होता नहीं है, ये भार होता है। जब वो भुगतान हो जाता है तो वो पूरी हो जाती है। ठीक है, सादा बंधक वाले जैसे लगता है, लेकिन वास्तव में सादा बंधक होता नहीं है ये। इसको इतनी डेफिनेशन याद करनी है 100 में कि क्या है? पक्षकारों के कार्य द्वारा या विधि की प्रक्रिया के द्वारा कोई व्यक्ति धन देने के लिए बाध्य है तो वो अपनी स्थावर संपत्ति को प्रतिभूति के रूप में उस व्यक्ति के पास में रख देता है और उससे होने वाली आय से वो धन का भुगतान किया जाता है। फिर नेक्स्ट आता है सेक्शन 101 कि पाश्चिक विलंगमदारों के विद्यमान होने पर विलय न होना। ये कह रहा है कि कोई स्थावर संपत्ति है, कोई अचल संपत्ति है और उस पर कोई भी बंधकदार या संपत्ति में भार रखने वाला कोई व्यक्ति या बंधकदार या भार का कोई अंतरिती, ठीक है, या तो बंधकदार या भार रखने वाला कोई व्यक्ति या बंधकदार और भार का कोई अंतरिती, यानी उन्होंने उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर दिया है तो वो उस संपत्ति को क्रय अर्जन, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे ए बंधकदार है और बी क्या है? जिसके पास में प्रॉपर्टी बाहर रखी गई है। ए और बी ने अगर अपना कोई हित ट्रांसफर कर दिया, अंतरिती को ट्रांसफर कर दिया है सी को। ए कौन हुआ? बंधकदार। बी जिसके पास प्रॉपर्टी बाहर रखी है। सी कौन है? अंतरिती है। तो वो उस अंतरिती बंधक करता है या संपत्ति के स्वामी जो वास्तव में जो उस प्रॉपर्टी का मालिक है उससे क्रय नहीं कर सकते, उस प्रॉपर्टी को अंतरिती या क्रय नहीं कर सकते। कब तक नहीं कर सकते? जब तक कि पाश्चिक, यानी ए कौन है? बंधकदार, बी भार रखा हुआ है, सी अंतरिती है। वो तीनों ही व्यक्ति रियल जो मालिक है, वास्तविक जो स्वामी है, मान लो डी है, डी से तब तक क्रय नहीं कर सकते या उससे अर्जन नहीं कर सकते प्रॉपर्टी को जब तक कि उसका कोई और पाश्चिक विलंगमदार विद्यमान हो या पाश्चिक बंधकदार भी विद्यमान है तो वो उस संपत्ति को वास्तविक संपत्ति के जो मालिक है उससे क्रय नहीं कर सकते। कैसे? जैसे ए, बी और सी कौन हो गए? बंधकदार, भार रखा हुआ है और अंतरिती है। तो वो क्या है? डी जो वास्तविक मालिक है उससे प्रॉपर्टी अर्जन नहीं कर सकते, उससे खरीद नहीं सकते। कब तक?
जब तक कि डी ने उस प्रॉपर्टी को ई जो एक और बंधकदार है, एफ जो एक और बंधकदार है, या जो जी विलंगमदार है यानी जिसके पास प्रॉपर्टी बाहर रखी गई है, बी के बाद में उसने प्रॉपर्टी क्या है एफ को या जी को या एच को किसी और को भी बाहर रख दी है, तो लास्ट वाले बंधकदार जब तक उपस्थित रहते हैं, जब तक विद्यमान रहते हैं, तब तक पूर्ववर्ती बंधकदार या विलंगमदार का या तो वो दोनों ही या उनका कोई अंतर्वर्ती उस प्रॉपर्टी को अर्जित नहीं कर सकता या उसे क्रय नहीं कर सकता वास्तविक स्वामी से, मालिक से, ये कह रहा है। समझ आया? अगर नहीं समझ आया तो इसको मैं बोर्ड पे समझा दूंगी, ठीक है? बता देना कि अगर ये नहीं समझ आ रहा है तो, ठीक है? नेक्स्ट आ रहा है सेक्शन 102, अभिकर्ता पर तामील या निविदा। ये कह रहा है कि बंधकदार या बंधककर्ता इस अध्याय में, इस चैप्टर में जो भी सूचना भेजनी होती है वो किसको भेजी जा सकती है या कहां पर भेजी जा सकती है। तो ये कह रहा है सेक्शन 102, ये कह रहा है कि मान लो कोई बंधकदार पे सूचना भेजनी है अपने को और वो उस जिले में निवास नहीं करता, जहां पर बंधक हुआ प्रॉपर्टी का बंधकदार उस जिले में या वहां पर निवास नहीं करता, तो वहां पर उसका कोई अभिकर्ता एजेंट है जो उसके पावर ऑफ अटर्नी द्वारा उस एजेंट को नियुक्त किया हुआ है कि भाई ये मेरा कारोबार करेगा या मेरे से आम पावर ऑफ अटर्नी मुख्तियारनामा आम के द्वारा उसको बनाया गया है, पावर दी गई है, तो वहां पर उस अभिकर्ता या उस एजेंट पर सूचना की तामील करवाई जा सकती है या निविदा की सूचना उसे भेजी जा सकती। तो जहां ऐसे भेज दी गई तो मान ली जाती है कि वो स्वामी या बंधकदार को सूचना हो गई। और इसी में आगे कह रहा है कि अगर वो अभिकर्ता या वो एजेंट मिलता नहीं है या वो पहचाना नहीं जा सकता या तो मिला नहीं या उसकी पहचान नहीं हो पाई है, तो वहां पर क्या है, न्यायालय क्या है, न्यायालय कोई भी ऐसे व्यक्ति जो बाद में बंधक संपत्ति का मोचन के लिए वाद ला सकता है, कोई भी यानी बंधक कर्ता के अलावा भी अगर कोई मोचन के लिए वाद लाएगा तो वो आवेदन कर सकता है, यानी कोई भी जो मोचन कराना चाहता है वो आवेदन करेगा कि भाई न्यायालय से कहेगा कि वो इस सूचना की तामील करवाएं या इस निविदा की तामील कराएं, ठीक है? आवेदन कौन करेगा? जो बंधक संपत्ति के लिए मोचन के लिए जो वाद ला सकता है वो आवेदन करेगा न्यायालय कि अभिकर्ता तो मिला नहीं, किस पे तामील कराए। तो जो मोचन कराने के लिए वाद ला सकता है वो न्यायालय में आवेदन करेगा कि भाई सूचना या निविदा की तामील करवानी है। तो न्यायालय क्या करेगा, न्यायालय उस सूचना की तामील करवाएगा। और यदि सूचना ऐसी है कि धारा निक्षेप की दशा में 83 द्वारा अपेक्षित निक्षेप कहाँ पे हो रहा है, 83 में हो रहा है कि बंधक धन का शोध्य हो गया, वहां पे क्या है वो न्यायालय में निक्षेप कर देता है, बंधक की जो धन होता है वो न्यायालय में जमा कर देता है, तो वो उस न्यायालय भी सूचना या निविदा की तामील करवा सकता है, उसको सूचना दे सकता है। जहां कोई भी व्यक्ति अभिकर्ता ऐसी निविदा की जानी चाहिए नहीं, मिलता नहीं है या लेने का सूचना या निविदा लेने का इच्छुक नहीं है, तो न्यायालय किसी भी व्यक्ति जिसे न्यायालय मोचन कराने के लिए वाद ला सकता है। मान लो इसमें क्या सबसे पहले ये है कि सूचना की तामील करानी है तो अभिकर्ता पे किया जाए, अभिकर्ता मिलता नहीं है या पहचान नहीं हो पाई तो किसी ऐसे व्यक्ति पर न्यायालय तामील करवा सकता है जो न्यायालय उपयुक्त समझे। लेकिन न्यायालय में आवेदन कौन करेगा? जो बंधक संपत्ति में मोचन के लिए वाद ला सकता है, उस व्यक्ति के आवेदन पर न्यायालय
किसी व्यक्ति को जिसे वो न्यायालय उपयुक्त समझे सूचना की तामील करवा सकता है या सूचना दे सकता है। नेक्स्ट आ रहा है कि 102 में तो क्या है, एजेंट पर अभिकर्ता पर तामील करवाई जा रही है सूचना की। अब आ रहा है सेक्शन 103 कि कॉन्टैक्ट संविदा करने के लिए असक्षम व्यक्ति या उस द्वारा सूचना कि मान लो कोई व्यक्ति ऐसा है जो संविदा करने के लिए असक्षम है या माइनर है या अनसाउंड माइंड है, स्वचित नहीं है, जो कांटेक्ट करने के लिए सक्षम नहीं है, तो वहां पर सूचना की तामील किस पर करवाई जाएगी, तो उसके अभिकर्ता पे सूचना की तामील करवाई जाएगी। अभिकर्ता नहीं है तो उसकी संपत्ति का वैध संरक्षक यानी उसके जो गार्जियन है, जो वैध संरक्षक है उनके, उस पर सूचना की तामील करवा दी जाएगी। और अगर वैध संरक्षक न्याय सूचना की तामील लेने से मना करते हैं या पहचाने नहीं जा सकते हैं तो वहां पर क्या है, न्यायालय किसी भी ऐसे व्यक्ति पर सूचना की तामील करा सकता है जो बंधक संपत्ति का मोचन कराने के लिए जो वाद ला सकता है, यानी जो बाद में लगता है कि ये इसमें हितबद्ध है, इस बंधक संपत्ति में हितबद्ध है, ये मोचन कराने के लिए वाद लेके आ सकता है, तो न्यायालय ऐसे व्यक्ति पे सूचना की तामील करवा देगा। ये इतना ही पढ़ना है, इसको ज्यादा डीपली पढ़ने की जरूरत नहीं है। नियम बनाने की शक्ति किसकी है, न्यायालय की है, कि जिसके अंडर वो जिनके अधीक्षण के अधीनस्थ न्यायालय आते हैं तो उनके लिए नियम कौन बनाता है, हाई कोर्ट बनाती है। तो यहाँ नियम बनाने की शक्ति हाई कोर्ट की है। और अधीक्षण की पावर कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ पे दी हुई है, हाई कोर्ट की अधीक्षण की पावर कहाँ पे है, कहाँ पे है रितु जी, 227। हाँ ठीक है, 227 में नियम बनाता है। सिविल और क्रिमिनल वाले रूल 227 में बना रहे हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, पट्टे। सेक्शन 105 में पट्टे की परिभाषा दी हुई है कि पट्टा क्या होता है, या उस पट्टे को किस लिए, बंधक में तो क्या क्या जाता है, विनिर्दिष्ट स्थावर संपत्ति में हित का अंतरण होता है, पट्टे में उपभोग का अंतरण होता है, उपभोग करने के अधिकार का अंतरण होता है। तो इसकी लैंग्वेज को जो अपन टुकड़ों में बांट के पढ़ेंगे, ठीक है, टुकड़ों में तोड़ के पढ़ना है कि स्थावर संपत्ति का पट्टा होता है जो क्या है, या तो अभिव्यक्त या विवक्षित, या तो अभिव्यक्त या विवक्षित या शाश्वत अवधि के लिए स्थावर संपत्ति का पट्टा होता है, या तो अभिव्यक्त या विवक्षित या शाश्वत काल के लिए उपभोग करने के अधिकार का अंतरण है, ठीक है, उपभोग करने के अधिकार का अंतरण किया जाता है। तो इसमें टाइम पीरियड हो गया फर्स्ट, पहले कि स्थावर संपत्ति का अंतरण होता है, जिसमें टाइम पीरियड बता दिया, या तो अभिव्यक्त या विवक्षित टाइम पीरियड बता देगा, या शाश्वत काल के लिए होता है। किस लिए होता है, उपभोग करने के अधिकार का अंतरण होता है, जिसके लिए पट्टा लेने वाला पक्ष, जिसके लिए यानी पट्टा ग्रहीता, जिसके लिए पट्टा लेने वाला पक्ष कुछ कीमत देना स्वीकार करता है, कुछ कीमत देना स्वीकार करता है। ये कीमत क्या कहलाती है, ये प्रीमियम कहलाती है, ये प्रीमियम कहलाती है, ठीक है। कीमत की अदायगी यानी प्रीमियम की जो अदायगी है वो चाहे एक साथ कर दी गई है या उसकी अदायगी का भुगतान का वचन दे दिया, या तो क्या है, प्रीमियम दे दिया गया है या देने का वचन दे दिया गया है, या तो प्रीमियम पूरा दे दिया गया या देने का वचन दिया गया है। प्रीमियम की अदायगी यानी प्रीमियम का भुगतान का माध्यम, प्रीमियम का भुगतान का माध्यम धन रहा हो, धन भी हो सकता है, फसलों का अंश भी हो सकता है, सेवा भी हो सकती है, या अन्य कोई मूल्यवान वस्तु भी हो सकती है, ठीक है। अदायगी का तरीका चाहे निश्चित रहा हो या विनिर्दिष्ट अवसरों पर
अदायगी यानी जो शेष बचते हैं पैसे, वो तो क्या है, या तो क्या है निश्चित अवधि पे मैं किस तारीख को भुगतान कर दूंगा, या कोई स्पेशल कोई विनिर्दिष्ट अवसर बता दिया, या कोई विनिर्दिष्ट परिस्थिति बता दी कि तब संपत्ति जो शेष जो अदायगी है वो तब कर दी जाएगी। तो ऐसी स्थिति में अगर प्रॉपर्टी स्थावर संपत्ति का अंतरण किया जाता है तो वो स्थिति क्या कहलाती है, ये पट्टा कहलाती है संपत्ति अंतरण अधिनियम में। लैंग्वेज को पढ़ने में टुकड़ों में पढ़ना है अपने को, ठीक है। तो जो व्यक्ति प्रॉपर्टी दे रहा है, जो व्यक्ति प्रॉपर्टी अंतरक यानी जो प्रॉपर्टी दे रहा है वो तो कहलाता है पट्टाकर्ता, और जिसके पास प्रॉपर्टी जारी है वो पट्टेदार, और जो कीमत दी जाती है वो प्रीमियम, और जो किश्तों में दिया जाता है वो कहलाता है भाटक या कीमत बोलते हैं, ठीक है। जिसको भाटक भी बोल सकते हैं या कीमत भी बोल सकते हैं। तो इसको सीधा से एक एग्जाम्पल से समझ आ जाएगा इसकी लैंग्वेज। वैसे तो क्या है, ये किराएदारी से मिलता जुलता है कि किराया लेते हैं तो अपन देते हैं पैसे। नॉर्मल सी लैंग्वेज में देखें तो पगड़ी बोलते हैं ना, कि किसी व्यक्ति को कोई दुकान किराया चाहिए। मान लो ए की दुकान है और बी को क्या है, किराया चाहिए दुकान, कि मुझे ये दुकान आप दे दो किराए पे। बी को लगता है कि भाई मेरे को दुकान मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो वो क्या है इसके बदले पगड़ी दे देता है कि ये लो 1 लाख रुपए पगड़ी ले लो आप। ये जो पगड़ी दी जा रही है ये होती है प्रीमियम। ये क्या है, या तो धन हो सकता है, या फसलों में अंश हो सकता है, या सेवा हो सकती है, या हो सकती है कोई अन्य मूल्यवान वस्तु भी हो सकती है। फिर वो पगड़ी दे दी उसने तो दुकान बी के पास किराए पे आ गई। अब जो हर मंथ या जो सालाना है जो किराया देगा वो होता है किराया या भाटक कहलाता है। समझ आ गई कि पट्टा क्या होता है। पट्टा निर्धारित अवधि के लिए किया जा सकता है, या कोई शाश्वत अभिव्यक्त, या तो टाइम पीरियड बता दिया जाता है कि अभिव्यक्त रूप से निश्चित अवधि के लिए, या हमेशा के लिए पट्टा भी हो सकता है, या कीमत दे दी गई है या देने का वचन दिया गया है। अब वो कीमत क्या हो सकती है, धन हो सकते हैं, फसलों में अंश हो सकता है, मूल्यवान कोई प्रतिभूति हो सकती है, या सेवा हो सकती है। 4 चीजें, धन, फसलों में अंश, ये चारों नाम याद करने हैं। धन, फसलों में अंश हो सकता है, सेवा या अन्य कोई मूल्यवान प्रतिभूति हो सकती है। ये प्रीमियम कहलाती है, ठीक है, ये प्रीमियम कहलाती है। अब निश्चित कीमत पर जो क्या है निश्चित अवसरों पे दी जाएगी या निर्दिष्ट अवसरों पर दी जाएगी, यानी किराया या जो भाटक है, किराया भुगतान या तो क्या तारीख निश्चित कर लेता है कि 30 तारीख को दे दी जाएगी, या कहते हैं इस होली को दी जाएगी, या दिवाली को दी जाएगी, या कोई 26 जनवरी को दी जाएगी। वो विशेष अवसर तय कर लेते हैं, तो वो होती है कीमत। इसमें उदाहरण भी दिया हुआ है कि जैसे ए मकान मालिक है, बी को कमरा चाहिए, मकान चाहिए किराए पे। बी को लगता है कि ए मेरे को मकान देगा नहीं किराए पे, तो इसलिए क्या है वो तय कर लेते हैं दोनों कि आप अपना मकान मुझे किराए पे या पट्टे पे दे दो। यहाँ पे किराए शब्द नहीं बोलेंगे अपन, कि पट्टे पे दे दो। तो दोनों के बीच में तय होता है कि 20,000 रुपये में किराया दिए जाएगा। तो वो 20,000 रुपये तय करते हैं, तो वो 10,000 रुपये क्या है बी। जैसे ही कांटेक्ट होता है उनके बीच में, पट्टे की संविदा होती है, उस समय 10,000 रुपये वो दे देता है धन के रूप में। उसने क्या दे दिया, प्रीमियम दे दिया 10,000 रुपये। अब जो बाकी बचे हुए 10,000 रुपये वो तय कर लेता है कि इस तारीख को मैं भुगतान करता रहूंगा, या होली को या दिवाली को या 15 अगस्त या 26 जनवरी, स्पेशल अवसर तय कर लेता है कि इसको मैं भुगतान करता रहूंगा। यानी किराया जो देता है वो कहलाती है कीमत। प्रीमियम जो पगड़ी बोलते हैं, जिसको अपन साई नहीं बोलेंगे, क्यों साई में तो क्या खरीदता है, पगड़ी बोलते हैं अपन नॉर्मल लैंग्वेज में। तो कि पगड़ी के एडवांस के रूप में उसको दिया हुआ है, पगड़ी के रूप में वो वहां सुरक्षित रहेगा।
तो वो थी प्रीमियम। समझ आ गया पट्टा क्या होता है? आगे चलूं? पट्टा होता कैसे है? अब पट्टा किया कैसे जाता है? नहीं, पट्टे में सॉरी, पट्टे की किया जाता है वो साथ में है। अब 106 कि लिखित स्थानीय सेक्शन 106 कह रहा है कि पट्टे में टाइम पीरियड कितना होता है, कितनी अवधि के लिए पट्टा किया जाता है। तो इसमें क्वेश्चन भी आया था पिछली बार अपन ने जब दिया था पेपर, तो के तत्प्रतिकूल कोई संविदा नहीं है और कोई स्थानीय प्रथा नहीं है। तो कृषि और विनिर्माण दो शब्द हैं, ये शब्द पूछे गए थे कि कौन से कार्यों के लिए वर्षानुवर्षी ही माना जाता है। तो कृषि और विनिर्माण के लिए पट्टा, जो स्थावर संपत्ति का जो पट्टा होता है, वो हमेशा ये माना जाता है कि ये वर्षानुवर्षी है, यानी 1 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए किया गया पट्टा माना जाता है। ठीक है। और अगर इस वर्षानुवर्षी वाले पट्टे को समाप्त करना होता है, पर्यवेक्षण करना होता है पट्टेकर्ता को या पट्टेदार को, इसका पर्यवेक्षण करना है, खत्म करना है इस पट्टे को, तो वो इसके पहले 6 महीने पहले इसकी सूचना देगा। फिर वो 6 महीने सूचना दिए हुए 6 महीने समाप्त हो जाएंगे, तब वो उसका पर्यवेक्षण कर सकता है। ऐसा नहीं है कि 5 महीने पहले सूचना दी और 5 महीने के बाद में वो पट्टे की संविदा को समाप्त कर दे, ऐसा नहीं कर सकता। 6 महीने के बाद में वो पट्टे की संविदा को कैंसिल या उसको पर्यवेक्षण खत्म कर सकता है। ठीक है। तो ये तो होता है वर्षानुवर्षी। और अगर कोई अन्य पट्टे हैं जो कि स्थावर संपत्ति के किए जाते हैं, तो वो मासानुमासी माने जाते हैं, यानी 1 महीने से अधिक की अवधि के लिए किए जाते हैं, लेकिन 1 वर्ष से कम की अवधि के लिए, सॉरी 1 साल से कम की अवधि के लिए किए गए, तो वो पट्टे माने जाते हैं, मासानुमासी पट्टे माने जाए। अब मासानुमासी पट्टा है तो वहां पे कोई पट्टा करता या पट्टेदार उसको खत्म करना चाहता है पट्टे की संविदा को, तो उसे 15 दिन की सूचना, पूर्व सूचना देनी होगी, यानी 15 दिन के बाद में वो उसको खत्म कर सकता है। इसका जो ये नेक्स्ट है कि इसमें सूचना किसको दी जाएगी? सूचना हमेशा लेखबद्ध होगी, सूचना हमेशा रिटर्न में दी जाएगी। देने वाले और या तो देने वाले या जिसकी ओर से कोई व्यक्ति दे रहा है सूचना, पट्टाकर्ता द्वारा या पट्टेदार द्वारा जो भी सूचना दी जाती है दूसरे अपोजिट पार्टी को, वो क्या है, रिटर्न में होगी और उसके द्वारा हस्ताक्षरित की जाएगी। और उस पक्षकार द्वारा जिसको सूचना भेजनी है, यानी जिसके लिए सूचना भेजनी है, डाक द्वारा भेजी जा सकती है या स्वयं पक्षकार जा सकता है, डाक द्वारा भेजी जा सकती है या पक्षकार स्वयं जा सकता है। अब सूचना की तामील किस पे होनी है? उस पे स्वयं जिसको सूचना देना है उस पर हो सकती है, उसके कुटुंब के किसी भी सदस्य पे हो सकती है, और इसमें परिवार का जो सेवक है, जो सर्वेंट है, वो इसमें शामिल माना गया। ये एक अपवाद है सीपीसी और सीआरपीसी का। समन की तामील कभी भी सर्वेंट पे नहीं होती, तो पूछ लिया जाता है कि सर्वेंट की पर भी तामील की जा सकती है, तो वो है पट्टे की संविदा में सेक्शन 106 में कि जब पट्टा कैंसिल करने की कोई बात है, सूचना है, तो उसकी तामील घर के सर्वेंट पर भी करवाई जा सकती है। ठीक है। और मान लो ये ना खुद मिलता है, ना कोई घर का कोई मेंबर मिलता है, ना ही सर्वेंट मिलता, कोई भी लेता नहीं है, मिलता नहीं है, तो उस घर पर जो संपत्ति है, पट्टे की जो विषय वस्तु है, उसके सहज दृश्य भाग पे चस्पा कर दी जाएगी। तो मान लिया जाता है कि सूचना की तामील हो गई है। फिर आता है सेक्शन 107, पट्टा किया कैसे जाता है? पट्टा किया कैसे जाता है? क्या वैसे तो कि जो स्थावर संपत्ति का कोई पट्टा है जो वर्षानुवर्षी है या 1 वर्ष से अधिक की अवधि का कोई भी पट्टा है, 3 शब्द है इसमें, वर्षानुवर्षी या 1 वर्ष से अधिक की अवधि का कोई भी पट्टा, या जिसमें वार्षिक भाटक यानी जो किराया है वो वार्षिक रूप से आता है, तो ऐसा कोई भी पट्टा केवल रजिस्ट्रीकृत विलेख द्वारा ही किया जाएगा।
रजिस्ट्रीकृत लिखित द्वारा या विलेख द्वारा ही किया जाएगा। यानी जो पट्टे की संविदा है उसको रजिस्टर्ड करवाना आवश्यक होगा। अगर 3 शब्द याद करने हैं, वर्षानुवर्षी या 1 वर्ष से अधिक की अवधि का कोई पट्टा, या जिसमें भाटक वार्षिक भाटक आता हो तो वो रजिस्टर्ड लिखित द्वारा ही पट्टा किया जाएगा। इसके अलावा जो भी स्थावर संपत्ति के अन्य जो भी पट्टे हैं वो रजिस्टर्ड लिखित द्वारा भी हो सकते हैं या संपत्ति के परिधान द्वारा भी किए जा सकते हैं। यानी कौन से बचे? मासानुमासी वाले, तो वो रजिस्टर्ड लिखित द्वारा भी हो सकते हैं या पट्टे संपत्ति के परिधान द्वारा या मौखिक कब्जा कराकर भी दिया जा सकता है। ठीक है। अब लिखित वहां जहां पर रजिस्टर्ड लिखित द्वारा किया जा रहा है, चाहे वर्षानुवर्षी वाले हैं चाहे मासानुमासी वाले हैं, जहां पे रजिस्टर्ड लिखित की जाती है तो दोनों पक्षकारों के एक लिखित है तो दोनों उस पे साइन कर देंगे। और अगर एक से अधिक लिखित बनाई जाती है, यानी डॉक्यूमेंट 2 बना ली, 2 पक्षकार है, वो दोनों कह देते हैं नहीं हमें तो ओरिजिनल चाहिए, तो दोनों पार्टी अलग अलग लिखित कर लेती है, तो दोनों पर दोनों पक्षकारों के सिग्नेचर होंगे। यानी हर एक लिखित पे पट्टाकर्ता और पट्टा ग्रहीता दोनों पक्षकारों के साइन होंगे। ये कहाँ पे पढ़ के आए हैं अपन? रजिस्ट्रेशन एक्ट में पढ़ के आए 1908 वाले में। ठीक है, रजिस्ट्रेशन एक्ट में 1908 वाले में पढ़ के आए हैं। ये कह रहा है, एक आ रहा है कि परंतु राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा कह सकती है कि कौन से पट्टे जो वर्षानुवर्षी नहीं है, जो 1 वर्ष से अधिक की अवधि वाले नहीं है, या जो वार्षिक भाटक वाले नहीं है, यानी जो कौन से पट्टे जो मासानुमासी हैं, मासानुमासी अवधि वाले जो पट्टे हैं उन्हें राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा अरजिस्ट्रीकृत लिखित, यानी सिर्फ लिखित या कब्जे के परिधान बिना मौखिक करार के भी दिया जा सकता है। वैसे तो क्या मासानुमासी रजिस्टर्ड द्वारा या कब्जे के परिधान सहित मौखिक करार द्वारा दिए जाएंगे। ठीक है, लेकिन ये परंतु बता दिया कि मासानुमासी वाले जो पट्टे होते हैं राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा ये जारी कर सकती है कि मासानुमासी पट्टे अरजिस्ट्रीकृत लिखित यानी सिंपल लिखित द्वारा या सिंपल कब्जे के परिधान द्वारा, जिसमें मौखिक करार होना भी आवश्यक नहीं है, सिंपल लिखित या कब्जे के परिधान द्वारा किया जा सकता है। ये अपवाद है। वैसे ऊपर क्या बताया था कि अगर कोई मासानुमासी पट्टा है तो रजिस्ट्रीकृत लिखित द्वारा या संपत्ति के कब्जे के परिधान द्वारा जिसमें मौखिक करार शामिल होना चाहिए। ये शब्द मैंने पहले बोला नहीं था कि जिसमें मौखिक करार, संपत्ति का कब्जा तो दिया ही दिया जाएगा, इसके साथ में मौखिक करार भी शामिल होता था। यहाँ पर राज्य सरकार परंतु में अपवाद बता दिए, राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा ये जारी कर सकती है कि मासानुमासी वाले पट्टे सिंपल लिखित द्वारा या सिर्फ कब्जे के परिधान द्वारा जिसमें मौखिक करार शामिल हुए बिना, केवल क्या है, सिंपल कब्जे के परिधान द्वारा या सिंपल लिखित द्वारा वो संपत्ति स्थावर संपत्ति का पट्टा किया जा सकता है। फिर आता है सेक्शन 108। सेक्शन 108 बताता है पट्टाकर्ता और पट्टेदार के अधिकार और दायित्व क्या क्या होते हैं। तो इसको मैंने एक एक शब्द याद करना है, इसमें सारा डीपली एक बार पढ़ लेना, याद करने की आवश्यकता नहीं होता है। क्या क्या अधिकार, पहले सबसे पहले देखते हैं कि पट्टाकर्ता के क्या अधिकार और दायित्व क्या होते हैं। पट्टाकर्ता तो सबसे पहले उसको तात्विक त्रुटि अगर कोई उस प्रॉपर्टी में है तो वो उस त्रुटि को बताएगा, एक एक शब्द लिखना है। तात्विक त्रुटि है तो उस तात्विक त्रुटि को बताएगा। सेकंड,
ड्यूटी ये आ जाती है कि वो उसका कब्जा भी कब्जा देगा। थर्ड, कि अगर उस संपत्ति में क्या है, कोई भार है या भुगतान करना है, उस प्रॉपर्टी पे कोई प्रॉपर्टी भुगतान भार है या ऋण भार है, तो वो संपत्ति को क्या है, भुगतान वही करेगा, पैसे भुगतान वही करेगा। नेक्स्ट आ रहा है कि वो संपत्ति को बंधकदार को पट्टा ग्रहीता को निर्विघ्न कब्जा देगा, उस पर उसका अधिकार करवाएगा। नेक्स्ट आ रहा है कि अगर पट्टेदार के पास प्रॉपर्टी चली गई और उसके बाद में पट्टादार की क्या डेथ हो जाती है, तो पट्टेदार के जो भी हित अंतरित है या उनसे हित जुड़े हुए जो भी व्यक्ति हैं, वो पट्टा लैप्स नहीं होगा, वो पट्टे की संविदा उसके हित प्रतिनिधियों में चली जाती है और वो संपूर्ण हित प्राप्त करेंगे जो पट्टेदार का होता है। यानी पट्टेदार की मृत्यु पर पट्टा लैप्स नहीं होगा, पट्टाकर्ता के पास में नहीं आएगी प्रॉपर्टी वापस, बल्कि पट्टे की संविदा में पट्टा ग्रहीता के जो अधिकार होते हैं वो दाए वाले होते हैं। यानी पट्टा ग्रहीता चला गया तो उसने जो उसकी प्रॉपर्टी में जो हित रखने वाले व्यक्ति हैं वो उसको प्राप्त कर लेते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट, पट्टेदार के क्या अधिकार होंगे और क्या ड्यूटी क्या होगी, अधिकार और ड्यूटी क्या होगी। सबसे पहले कि अगर पट्टे की संविदा के दौरान उस प्रॉपर्टी में, स्थावर संपत्ति में कोई अनुवर्ती होती है तो वो क्या है, अनुवर्ती पट्टेदार के हिस्से में आएगी। फिर वो उस पट्टेदार के पास में कब्जा है, प्रॉपर्टी का वो उपयोग कर रहा है और उस दौरान अगर कोई प्राकृतिक अग्नि, तूफान, बाढ़ या प्राकृतिक आपदा के कारण क्या है, भूमि स्थावर संपत्ति हमेशा के लिए क्या है, स्थायी तौर से नष्ट हो गई है या अयोग्य हो गई है, तो पट्टेदार के विकल्प पे पट्टे की संविदा को वो शून्य करवा सकता है। पट्टेदार को ये अधिकार है कि अगर प्रॉपर्टी स्थायी तौर से उसके लिए उपयोग के लिए सही नहीं है तो वो पट्टे की संविदा को क्या करवा सकता है, शून्य करवा सकता है। नेक्स्ट, पट्टेदार को अधिकार है, परंतु जहाँ पे वो शून्य करवा सकता है वो उसकी पट्टेदार की या उसके हित अंतरित की गलती, डिफॉल्टर के कारण, उसकी गलती के कारण वो संपत्ति स्थायी तौर से नष्ट नहीं हुई होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है, पट्टेदार को यह अधिकार है कि वो पट्टेकर्ता को कहे कि इस संपत्ति को संरक्षण यानी इसको मरम्मत की जरूरत है, प्रॉपर्टी में मरम्मत कराओ, ये कार्य कराओ। अगर पट्टाकर्ता नहीं कराता तो पट्टेदार स्वयं करवा सकता है और अगर उसने स्वयं करवा लिया, जो भी व्यय लगे वो उस संपत्ति से वो उस जो भाटक या जो किराया उसको भुगतान करना होता है वो उसमें से काट लेगा, ब्याज भी काटेगा। कि उसने मान लो 5,000 रुपये लगाए, 5,000 रुपये कितना ब्याज बनता है, वो उस ब्याज के 5,000 रुपये प्लस जितना ब्याज बनता है उन सबको वो क्या है, जो भाटक चुकाना है उसे, वो उसमें से काट लेगा, अपने पास रख लेगा। इसके बाद में आ रहा है कि अगर अनिश्चित अवधि का कोई पट्टा किया हुआ था और पट्टेदार की गलती के अलावा किसी किसी कारण से पट्टा क्या है, परिवर्तित हो जाता है, समाप्त हो जाता है, तो वहां पर उसका विधिक प्रतिनिधि, पट्टेदार की कोई गलती नहीं थी, पट्टा हमेशा शाश्वत काल के लिए किया हुआ था और पट्टेदार की बिना गलती के कारण किसी अन्य कारण से पट्टा क्या परिवर्तित हो जाता है, खत्म हो जाता, तो वहां पर अगर पट्टेदार ने कोई फसल उगा रखी थी उस जमीन में या कोई काम उगाई हुई फसल थी, तो वहां पर उसका पट्टेदार का हित प्रतिनिधि या उसका विधिक प्रतिनिधि उस जमीन में आ सकता है और आकर वो फसल जो पट्टेदार ने उगाई थी वो उसको वहां से ले जाने का भी अधिकार पट्टेदार के विधिक प्रतिनिधि का होता है।
एक आता है पट्टा एक बार कर दिया तो क्या उसे उपपट्टे पे दिया जा सकता है क्या? उसको बंधक रखा जा सकता है? हाँ, रखा जा सकता है। ये अधिकार पट्टेदार का है कि ए ने अपनी प्रॉपर्टी बी के नाम पट्टे पे कर दी। बी को अब लगा कि अभी मेरे यूज में नहीं आ रही ये प्रॉपर्टी, मैं इसे आगे खेत को बांटे पे दे देता हूँ या पट्टे पे दे देता हूँ, तो वो होता है उपपट्टा। बी सी को आगे उपपट्टे पर दे सकता है प्रॉपर्टी। ठीक है। अब आती है कि जहां पर पट्टेदार को पता है कि भूमि में ऐसी कोई वृद्धि हो गई या उसके स्थावर संपत्ति में कोई ऐसी वृद्धि हो गई जिसे पट्टाकर्ता नहीं जानता है, पट्टाकर्ता को नॉलेज में नहीं है, तो पट्टेदार का ये ड्यूटी है कि वो बताएगा पट्टाकर्ता को कि भाई आपकी जमीन में जो आपने मुझे पट्टा कर रखी थी इसमें ये वृद्धि हुई है, कोई तात्विक इसके मूल्य में बढ़ोतरी हो गई है। ठीक है। फिर आएगा पट्टेदार की ये भी ड्यूटी है कि वो जो समय तय किया हुआ है उस पे किराया चुकाता रहे, भाटक चुकाता रहे। पट्टे पे प्रॉपर्टी दी हुई है तो वहां पर पट्टेदार क्या है, जब वापस पट्टे की संविदा खत्म होती है, निश्चित अवधि के लिए की गई, तो जहां पर पट्टे की संविदा खत्म होती है तो उस निश्चित अवधि के बाद में वापस उसको पट्टाकर्ता को कब्जा करवाएगा। और पट्टे की संविदा के दौरान भी पट्टेदार की ये ड्यूटी है कि पट्टाकर्ता जब भी आए वो उस प्रॉपर्टी में उसे प्रवेश करने दे, निरीक्षण करने दे, वहां की इंक्वायरी करने दे। ठीक है। फिर अगर वहां पर क्या है, कोई खराबी है, कोई दिक्कत है, तो वो उसकी सूचना पट्टाकर्ता को देगा। और अगर पट्टेदार या उसके कोई अभिकर्ता या कोई सेवक है और उनके दोनों में से, या पट्टेदार या उनके सेवकों या उनके एजेंटों में से किसी की गलती के कारण प्रॉपर्टी बंधक नहीं, पट्टे वाली जो संपत्ति है उसमें अगर कोई कमी हो जाती है या कुछ खराबी आ जाती है, तो जब वो पट्टेदार उस भूमि को छोड़ता है, पट्टे वाली भूमि को छोड़ता है, यानी अवधि समाप्त होती है, तो समाप्त होने की तिथि से 3 महीने के भीतर पट्टेदार उस कमी को या उस खराबी को जो उसके या उसके सेवकों की कमी के गलती के कारण हुए उसमें, यानी 3 महीने में वो सुधार कराएगा, ये उसकी जिम्मेदारी है। नेक्स्ट आ रहा है कि अगर पट्टे पे दी हुई प्रॉपर्टी स्थावर संपत्ति और पट्टेदार को लगता है कि इस प्रॉपर्टी पे कोई और व्यक्ति अतिक्रमण करने वाला है, तो वो इसकी सूचना पट्टाकर्ता को देगा कि आपकी प्रॉपर्टी पर और कोई अतिक्रमण करने वाला है, अधिग्रहण करने वाला है। नेक्स्ट आएगा कि पट्टेदार ने अगर कोई प्रॉपर्टी कृषि के पर्पज से ली है तो वो कृषि के प्रयोजनों के अलावा उसमें कोई और स्थायी निर्माण नहीं करेगा, यानी वहां पर ऐसा कोई स्थायी निर्माण नहीं कराएगा जिससे उस संपत्ति के मूल्य में क्या है, कमी हो जाए या ह्रास हो जाए। फिर है कि जैसे ही पट्टा समाप्त होएगा, पट्टे की जो भूमि है, जो संपत्ति है, उसका कब्जा वापस पट्टाकर्ता को वो करवाएगा, उसमें और कोई विघ्न नहीं डालेगा। ये आ रहा है, ये होते हैं पट्टाकर्ता के और पट्टेदार के अधिकार। और 9 आ रहा है, पट्टाकर्ता के अंतरिक्ति के अधिकार क्या होंगे। मान लो पट्टा करता है और उसने प्रॉपर्टी पट्टे पे दी, प्रॉपर्टी एक पट्टा करता है और बी पट्टेदार है, पट्टे पे दे दी, और उसके बाद में ए जो पट्टा करता है उसने अपने अधिकारों को अंतरित कर दिया या अपनी प्रॉपर्टी को अंतरित कर दिया सी के पास। बी तो कौन है, पट्टेदार है, तो सी कौन हुआ, अंतरित हो गया। तो अब सी के वो सारे के सारे अधिकार होंगे जो बी के विरुद्ध ए को प्राप्त थे, यानी
पट्टाकर्ता के अधिकार सारे के सारे अब अधिकार किस में चले जाएंगे, अंतरिति में चले जाएंगे, क्योंकि उसने क्या है अपने अधिकारों का अंतरित कर दिया। समनुदेशन बोलते हैं अधिकारों के अंतरण को, ठीक है। अधिकारों का अंतरण नहीं होता, अधिकारों का अंतरण होता है उसको बोलते हैं समनुदेशन। प्रॉपर्टी का अंतरण हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर उसने अंतरिति जो है वो प्रॉपर्टी का अंतरित की है उसने सी को, तब जो सी के ए के जो अधिकार होंगे वो अब सी के हो जाएंगे, और सी उतना ही लायबल होगा बी के प्रति जितना ए होता, यानी ए की जो ड्यूटी बी के प्रति थी अब वो ड्यूटी सी की हो गई, वो जिम्मेदार सी अब बी के प्रति जिम्मेदार हो गया। इसके साथ में ही अगर बी जो पट्टा ग्रहीता है, पट्टेदार है, अगर उसको पता ही नहीं है कि ए ने अपने अधिकार अपनी प्रॉपर्टी अंतरित कर दी सी को, और बी क्या कर देता है, भुगतान कर देता है, भाटक का भुगतान ए को कर देता है गलती से, तो वहां पर बी सी को भाटक का भुगतान करने के लिए और बाध्य नहीं किया जाएगा। ये कहां पढ़ के आए थे अपन कि अगर कोई सद्भावना पूर्वक भाटक का भुगतान कर देता है गलत किराए मकान मालिक को, तो वहां पर क्या वो और चुकता करेगा। सेक्शन 50 में त्रुटिपूर्ण हक के अधीन दिया गया भाटक, सेक्शन 50 में वो यहाँ पर सेम बात आ रही है कि अगर पट्टाकर्ता ने अपने प्रॉपर्टी अंतरित कर दी किसी को, तो उसके अधिकार ड्यूटी सारे पट्टाकर्ता वाले आ जाएंगे, और इसके साथ में ही अगर पट्टेदार ने पुराने वाले मकान मालिक को यानी ए को ही क्या है भुगतान कर दिया भाटक, तो वहां पर वो बी वापस नया जो अंतरिती आता है सी उसको भुगतान करने के लिए जिम्मेदार नहीं होगा, ठीक है। अब आता है कि अब जो भुगतान करना है कि कितना कितना प्रीमियम किस अनुपात में भुगतान करेगा पट्टाकर्ता या अंतरिती, पट्टाकर्ता या अंतरिती को जो भुगतान कराना होता है, अंतरिती यानी पट्टेदार को भुगतान करना है, वो कितना करेगा। वैसे तो क्या वो सहमत हो जाते हैं तो वो अनुपात तय कर लेते हैं कि कौन कितना भुगतान करे, पट्टेदार कितना कितना भुगतान करेगा। अगर वो तीनों सहमत नहीं हो पाते कि भाई इसको कितना अनुपात में भुगतान करना है, पट्टाकर्ता को कितना में करना है, अंतरिती को कितना भुगतान करना है, अगर वो तीनों इस बात में सहमत है तो ठीक है, उतना उस अनुपात में कर दें। अगर उनमें सहमति नहीं बनती है तो वहां न्यायालय डिसाइड करेगा कि पट्टेदार को, पट्टाकर्ता और उसके अंतरिती को कितना भुगतान करना है। सेक्शन 110 कह रहा है कि उस दिन का अवर्जन जिससे अवधि प्रारंभ होनी है, लिमिटेशन एक्ट वाली बात है कि जिस दिन समय चालू होता है उस दिन का अवर्जन कर दिया जाता है। मान लो ए बी को 5 साल के लिए कोई अपनी स्थावर संपत्ति के पट्टे पे देता है, 1 तारीख से लेके 1 जनवरी 2021 से लेके वो कहता है 5 साल तक की अवधि के लिए आप ये प्रॉपर्टी आपको मैं पट्टे पे दे रहा हूं। तो वो टाइम पीरियड चालू कब होने को कहा पट्टा विलेख में, 1 जनवरी 2021 से पट्टा चालू होने के लिए कहा, तो 1 जनवरी वाला दिन वर्जित कर दिया जाएगा, टाइम पीरियड में वो वाला दिन नहीं गिना जाएगा। कब से गिना जाएगा, 2 जनवरी से गिना जाएगा। ये तो था टाइम पीरियड जहां पर बता दिया गया, टाइम निश्चित है कि कौन से दिन से पट्टे चालू होंगे, और जहां पर प्रारंभ होने के लिए कोई पट्टा विलेख में टाइम पीरियड ही नहीं बता दिया और कह दिया सिर्फ कि ए कहता है कि मैं बी के पक्ष में कोई प्रॉपर्टी पट्टा करता हूं और 5 साल के लिए मैं इसके पक्ष में प्रॉपर्टी पट्टा करता हूं, टाइम पीरियड नहीं बताया। पहले में तो क्या टाइम पीरियड बता रही कि 1 जनवरी से मैं 1 जनवरी 21 से मैं बी के पक्ष में 5 साल के लिए पट्टा करता हूं, तो वहां पर वो वाला दिन जिस दिन चालू होने का जो दिन बताया वो वर्जित कर दिया जाएगा और 2 जनवरी से काउंटिंग गिनती चालू हो जाएगी। लेकिन जहां पर टाइम पीरियड नहीं बताया कि कौन से दिन पे
पट्टे विलेख में टाइम ही नहीं बताया कि कौन से दिन से पट्टे की संविदा चालू होगी। तो जहां टाइम पे बताया नहीं, तो जिस दिन पट्टा हुआ वो दिन ही शुरू का दिन मान लिया जाएगा। ठीक है, जिस दिन पट्टे के जो विलेख लिखा गया उसी दिन से टाइम पीरियड चालू हो जाएगा। वर्षानुवर्षी में भी यही है कि एक दिन पहले वाला क्या है, एक वर्षीय है तो वहां उस वर्ष का पहला दिन नहीं जोड़ा जाता। जैसे मान लो कि 5 साल के लिए 10 साल के लिए है तो वहां पहले वर्ष का पहला दिन नहीं जोड़े, और जहां पर मासानुमासी है तो वहां महीने का पहला दिन छोड़ दिया जाएगा। एंड टाइम पीरियड जहां पर निर्धारित कर दी, निश्चित कर दी, तो उस निर्धारित का पहला दिन, जहां पर निर्धारित नहीं की तो उस दिन से माना जाएगा जिस दिन पट्टा विलेख लिखा गया, पट्टा विलेख लिखा गया। अब आगे सेक्शन 111 है, वो कल करेंगे अपन। ठीक है, अगर इसमें कुछ नहीं समझ आया तो बताओ।